Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will continue the chapter 3 of science, fiber to fabric. तो लास्ट पार्ट में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर का क्या मतलब होता है, फैब्रिक का क्या मतलब होता है। फिर हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था फाइबर क्या होता है, फाइबर के टाइप्स क्या 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 होते हैं, नेचुरल फाइबर की क्या क्या वैरायटी होती है, प्लांट सोर्सेज से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं। आज हम उसी सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखते हैं फाइबर प्रोडक्शन टेक्निक्स और फैब्रिक प्रोडक्शन टेक्निक्स, मतलब फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस आपका आता है वीविंग। वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ yarns और थ्रेड्स एट राइट एंगल्स टू क्रिएट फैब्रिक। तो पहले आप हर एक वर्ड का मतलब समझ लो। yarns मतलब थ्रेड यानी धागा होता है। राइट एंगल मतलब इतना तो आप जानते ही होंगे कि राइट एंगल इज योर 90 डिग्री। फैब्रिक यानी कपड़ा, वीविंग यानी बुनाई। तो एंड इंटरलेसिंग का मतलब होता है कि मतलब उस चीज़ को यान्स को इस तरीके से ट्विस्ट करना कि आपका फैब्रिक बन जाए। तो वीविंग इंटरलेसिंग होती है, मतलब इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ यान, मतलब यान के दो सेट को इस तरीके से इंटरलेस करना है, यानी इस तरीके से उसको क्रॉस करके ट्विस्ट करके उसको इस तरीके से करना कि वो एक फैब्रिक बन जाए। तो दो सेट ऑफ यान्स को इंटरलेसिंग और थ्रेड एट राइट एंगल टू क्रिएट फैब्रिक। तो मतलब दो सेट ऑफ यान्स को उस तरीके से इंटरलेस करना और या फिर थ्रेड को राइट एंगल यानी 90 डिग्री में करके फैब्रिक क्रिएट करना, कपड़ा क्रिएट करना। इट इन्वॉल्व्स अ वार्प लॉन्गिट्यूडनल एंड वेफ्ट ट्रांसवर्स यान। तो वार्प मतलब आपका होता है लेंथ वाइज यान, यानी कि जो आपकी यान होती है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड होती है, लूम लूम मतलब जिस पे वो यान्स की हम उसको इंटरलेस करते हैं। और वेफ्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स यान, मतलब कि वाप मतलब अभी मैंने बताया कि वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होती है, और वेफ्ट जो होता है वो वाप के बीच में उस तरीके से उसको इंटरलेस किया जाता है, इस तरीके से उसको क्रॉस किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, ताकि हमारे एक वेरियस पैटर्न बन सके और एक फैब्रिक क्रिएट हो सके। तो आप याद रख लेना, वाप मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड वेफ्ट मतलब ट्रांसवर्स यान। फैब्रिक्स लाइक कॉटन एंड सिल्क आर ऑफन प्रोड्यूस्ड थ्रू वीविंग। और फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन या सिल्क है वो ज़्यादातर आपके वीविंग से ही प्रोड्यूस होता है। वीविंग मतलब अभी मैंने बताया बुनाई। नेक्स्ट आपका आता है, दूसरी टेक्निक आपकी आती है निटिंग। निटिंग इन्वॉल्व्स इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ yarn to create fabric. It is commonly used to produce garments like sweaters, socks, and hats. Wool and synthetic fibers are often knitted into fabrics. सो निटिंग का मतलब भी बुनाई होता है, पर निटिंग में क्या डिफरेंस होता है कि ये यान के लूप्स की इंटरलॉकिंग की होती है फैब्रिक क्रिएट करने के लिए। इट इज़ कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस गारमेंट्स, और ये ज़्यादातर मतलब कॉमनली ये गारमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्वेटर हो गया, सॉक्स हो गए, हैट्स हो गए। तो निटिंग के हेल्प से हम स्वेटर, सॉक्स एंड हैट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें मतलब ज़्यादातर वुल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑफन नेटेड इनटू फैब्रिक्स, और फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादातर वुल और सिंथेटिक फाइबर्स की ही नेटिंग की जाती है। तो पहले मैं बता देती हूँ वीविंग और नेटिंग में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने क्या बताया, वीविंग क्या होता है, इंटरलेसिंग होती है टू सेट ऑफ यान की, मतलब एक यान मतलब दो सेट होता है यान का, एक को हॉरिजॉन्टली प्लेस करा जाता है और फिर उसी के बीच में वर्टिकली यान्स को इस तरीके से ट्विस्ट करा जाता है कि आपका फैब्रिक क्रिएट हो जाए एट राइट एंगल 90 डिग्री एंगल पे। तो ये देखो, ये रहा आपकी वीविंग, ये होती है वीविंग। ये रहा आपका वाप, मैंने क्या कहा था, वाप जो होता है लेंथ वाइज यान होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली लूम पर प्लेस किया जाता है। उसी के बीच में ये आपके ये रहे वेफ्ट, इसी के बीच में इनकी वीविंग की जा रही है राइट एंगल पे प्लेस करके। नेक्स्ट आपका जो आता है वो क्या होता है, निटिंग होती है। निटिंग में क्या होता है, ये इंटरलॉकिंग होती है, और इंटरलॉकिंग किनकी होती है, लूप्स की, यान के लूप्स की इस तरीके से इंटरलॉकिंग होती है कि वो फैब्रिक क्रिएट हो जाए। तो ये ज़्यादातर वुलन सिंथेटिक फाइबर्स के ही किए जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि क्या फ़र्क होता है। तो वीविंग
कॉटन एंड सिल्क का होता है, जो कि इंटरलेसिंग होती है टू सेट ऑफ यार्न की, वन इज़ योर वार्प एंड सेकंड वन इज़ योर वेफ्ट एंड सेकंड टेक्निक इज़ योर निटिंग। इसमें भी बुनाई होती है, पर इसमें दोनों के जो पैटर्न्स है, मेथड है, वो डिफरेंट है। दिस इज़ योर वीविंग इज़ योर इंटरलेसिंग टू सेट ऑफ यार्न एंड निटिंग इज़ योर इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ यार्न। लूप्स यानी सर्कल सर्कल जो होते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से क्या होता है। ये रहा आपका, ये है वीविंग एंड ये है निटिंग। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक आती है वो आती है फेल्टिंग। तो फेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वूल फाइबर्स आर कंप्रेस्ड एंड मैटेड टुगेदर यूजिंग हीट, मॉइस्चर एंड एजिटेशन। सो फेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ हम फाइबर्स को, रेशों को कंप्रेस करते हैं और इस तरीके से उसको मैट मतलब साथ में रखते हैं। हीट, मॉइस्चर और एजिटेशन का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, नॉन वोवन फैब्रिक्स बनाते हैं। नॉन वोवन फैब्रिक्स मतलब ये होती है वो फैब्रिक, वो कपड़ा जो बिना नीटिंग और वीविंग के हेल्प से, बिना बुनाई के हेल्प से हो रहे हैं। तो इसको इस तरीके से कंप्रेस किया जाता है, दबा के इसको प्रॉपर हीट देके, मॉइस्चर देके एंड एजिटेशन देके इसको एक फैब्रिक क्रिएट किया जाता है। और ये टेक्निक जो है ये ज़्यादातर नॉन वोवन फैब्रिक्स बनाती है। अभी मैंने आपको बताया नॉन वोवन फैब्रिक्स, इट मीन्स द फैब्रिक्स विच इज़ मेड विदाउट यूजिंग दिस टेक्निक्स वीविंग एंड निटिंग। तो ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होते हैं, हैट्स में, बोट्स में एंड कारपेट्स में। तो इसमें आप देखोगे इनमें निटिंग या वीविंग नहीं होती है। इसमें फाइबर्स को इस तरीके से बॉन्ड करके, इस तरीके से मतलब एक साथ टुगेदर रख के रखा जाता है कि वो नॉन वूवन फैब्रिक बन जाए। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोथिंग मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। से हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोथिंग मटेरियल्स हमें दोनों प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है। क्यों? क्योंकि फाइबर्स जो है वो भी हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। एंड फाइबर्स आर वोवन टू मेक फैब्रिक्स। फाइबर्स की बुनाई की जाती है फैब्रिक बनाने के लिए। एंड फैब्रिक आर स्टिच टू मेक क्लॉथ्स। और फैब्रिक को स्टिच किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए। फाइबर्स में भी नेचुरल एंड सिंथेटिक, ये सारी चीज़ें लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। कॉटन, जूट, कॉयर, सिल्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स आर सम प्लांट फाइबर। तो ये सारे आपके कुछ प्लांट फाइबर्स है। तो हम अब उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ योर कॉटन। तो कॉटन में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो ये बहुत ज़रूरी इंडस्ट्रियल क्रॉप है। इंडिया वॉज द प्राउड इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लोथिंग। तो कॉटन क्लोथिंग का इन्वेंटर कौन है? अपना इंडिया। एंड कॉटन हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1800 BC। और कॉटन को इंडिया में कब से यूज़ किया जा रहा है? 1800 BC से। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। और कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या क्लाइमेट की ज़रूरत है? वो है इट नीड्स वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कॉटन इज़ प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग। इसको स्प्रिंग में ही जल्दी ही प्लांट कर दिया जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ एक्सीलेंट फॉर कॉटन्स कल्टिवेशन। तो कॉटन की कल्टिवेशन के लिए जो ब्लैक सॉइल टाइप ब्लैक सॉइल है वो काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी अच्छी रहती है। एंड कॉटन बॉल्स, अब पढ़ते हैं कॉटन बॉल्स क्या होते हैं। तो फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर spherical shaped structure of the size of walnut which are called cotton balls। तो cotton balls क्या होते हैं? जो cotton plant के fruit होते हैं ना, जो spherical shape के, square shape के होते हैं और ज़्यादातर walnut size के होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? cotton balls कहते हैं। on maturation cotton balls burst open exposing the white fibers। और मैच्योर होने पर, मतलब वो जब बड़ी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है। मैच्योर मतलब उसकी फुल्ली डेवलप हो जाती है जब हमारी कॉटन बॉल, तो वो बर्स्ट ओपन हो जाती है एंड उसके अंदर से वो वाइट फाइबर्स एक्सपोज करते निकलते हैं। व्हेन फाइबर्स ड्राई इन द सनलाइट, और जब ये फाइबर्स सनलाइट में ड्राई होते हैं दे बिकम फ्लफी से बन जाते हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। अभी हमने पढ़ा कि कैसे होता है। फिर गिनिंग के बारे में भी हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस इन विच सीड्स फ्रॉम कॉटन आर पुल्ड आउट बाय स्टील कॉम्स इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग क्या प्रोसेस होता है? जहाँ पर हम सीड से कॉटन को पुल करते हैं बाय स्टील कॉम्स का यूज़ करके, उसे ही हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज चरखा। चरखा एक मशीन है, इज़ अ मशीन ऑन विच यार्न वॉज स्पन डायरेक्टली फ्रॉम गिन्ड कॉटन इन ओल्डन डेज। तो अभी गिनिंग के बारे में बताया। तो गिनिंग क्या होता है? सीड से कॉटन का फाइबर्स निकालना इज योर गिनिंग। स्पन क्या होता है? मतलब यार्न को
आई मीन यान से फाइबर को यान को बनाना फाइबर से। तो यान को स्पन डायरेक्टली फ्रॉम गिल्ड कॉटन। तो चरखा एक मशीन होती है जिसमें यान को स्पन किया जाता है, यानी यान को बनाया जाता है फाइबर से। किससे? फ्रॉम गिल्ड कॉटन। कॉटन से भी बताया कि कॉटन फाइबर्स निकालना फ्रॉम सीड्स इज योर गिल्ड कॉटन। नेक्स्ट वन इज योर बेल्स। गिल्ड कॉटन इज कंप्रेस्ड टाइटली इनटू बंडल्स वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 200 kg कॉल्ड बेल्स। तो गिल्ड कॉटन्स को इतनी टाइटली कंप्रेस किया जाता है, इतनी टाइटली दबाया जाता है इनटू बंडल्स, और उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 200 kg हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? बेल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्लीवर। तो रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स इज क्लीन। तो जो रॉ कॉटन होता है बेल से उसको क्लीन किया जाता है, कॉम किया जाता है एंड स्ट्रेटेंड एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू रोप लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड स्लीवर। तो स्लीवर क्या होता है कि मतलब जो बेल्स, अभी हमने पढ़ा बेल्स क्या होता है, तो बेल से जो रॉ कॉटन होता है उससे निकाला जाता है एंड उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको कॉम किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, फाइनली उसको एक रोप में, रस्सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइक स्ट्रैंड्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लीवर कहते हैं। अ स्लीवर ऑफ कॉटन इज अ लूज स्ट्रैंड और रोप ऑफ कॉटन फाइबर्स। और स्लीवर ऑफ कॉटन क्या होती है? मतलब लूज स्ट्रैंड होते हैं या कॉटन फाइबर्स की एक रोप होती है। यान। यान स्लीवर इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड सो दैट फाइबर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यान। और इसी स्लीवर को इतनी तेज़ी से, मतलब इस तरीके से पुल किया जाता है या ट्विस्ट किया जाता है ताकि जो फाइबर है वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना ले या फिर यान बना ले। ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यान इंक्रीजेस द कोहेजन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के जब हम ट्विस्ट करते हैं यान में, जब उसको हम बदलते हैं, तो इससे हमारे फाइबर की कोहेजन यानी एकजुटता एंड स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ती है। हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स इन विलेजेस। द क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन आर woven on a small scale known as handlooms. On large scale, cotton clothes are made by machines known as power looms. तो दो तरीके के आपके लूम्स होते हैं, वन इज़ योर हैंडलूम एंड सेकेंड इज़ योर पावर लूम। तो अगर हम कॉटन क्लोथ्स के, मतलब कॉटन से क्लोथ्स को हम बना रहे हैं, तो स्मॉल स्केल मतलब कम मात्रा में अगर हो रहा है तो हम हैंडलूम्स का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हम लार्ज स्केल में कॉटन क्लोथ्स को बना रहे हैं मशीन का यूज़ करके, तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं? पावर लूम्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कॉटन। तो यूजेस ऑफ कॉटन क्या क्या है? तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। एज एन एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एज एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ किया जाता है। एज फिलर्स इन मैट्रेस, पिलोस एंड क्विल्स। तो मैट्रेस मतलब जैसे चादर होती है, या वो सॉरी, जो आपका गद्दा वद्दा होता है, तो तकिए होते हैं, तो इन सब में एज फिलर्स, उसमें जैसे भरवाते हैं ना हम, तो कॉटन भरवाते हैं, तो उसकी तरह यूज़ कर लिया जाता है एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री। और पेपर इंडस्ट्री रेयन की मैन्युफैक्चर करने के लिए ये मेन रॉ मटेरियल का काम करती है। क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन आर extensively used as mops in household एंड फॉर क्लीनिंग मशीन्स इन इंडस्ट्रीज़। तो जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ये ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर आप देखोगे घर घर में ये मतलब पोछे की तरह यूज़ किए जाते हैं जो कॉटन के कपड़े होते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जूट। तो ये भी वन ऑफ द प्लांट फाइबर है जो प्लांट से मिलता है। इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर नेक्स्ट टू कॉटन। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फाइबर है कॉटन के बाद। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड पुट्स। तो इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और इंडिया में आप देखोगे तो जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में मिलता है। तो 3 पॉइंट्स पढ़े। कॉमन के बाद ये ही सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर है, जूट ही। नेक्स्ट ये प्लांट कॉल्ड पेट्सन के नाम से, मतलब उसके स्टेम से ही आपको जूट मिलता है, और ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर का एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है। तो जूट प्लांट्स आर कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम हम जूट प्लांट्स को कट कर देते हैं। द कट प्लांट्स आर ग्रुप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फील्ड्स फॉर फ्यू डेज when most of the leaves dry up and fall down। तो जो कट प्लांट होता है उसको ग्रुप कर दिया जाता है, मतलब इस तरीके से
कुछ दिनों के लिए। जब बहुत सारी लीव्स ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं, प्लांट्स आर टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। तो उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, इस छोटे बंडल्स में टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। रेटिंग द बंडल्स आर, अभी मैंने मतलब लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, रेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लांट के स्टेम को सड़ाकर उसमें से हम फाइबर को सेपरेट करते हैं। तो रेटिंग द बंडल्स आर मेड टू सिंक इन स्टेगनेंट वाटर फॉर ऑफ पॉन्ड। स्टेगनेंट यानी रुका हुआ पानी। तो ऑफ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज व्हेन द गमी स्किन rots out to separate fibers, the process is called retting। तो इसी प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। तो फिर से बता देती हूँ, जूट प्लांट्स फ्लावरिंग स्टेज के टाइम कट किया जाता है। सेकंड पॉइंट, वो जो कट प्लांट्स होते हैं उसको डिफरेंट प्लेसेस में ग्रुप कर दिया जाता है फील्ड में, और कुछ दिनों के लिए जब बहुत सारे लीव्स ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख के जब उनकी पत्तियाँ गिरने लगती है, तो उन प्लांट्स को हम स्मॉल बंडल्स में टाई अप कर देते हैं। और टाई करने के बाद फिर उन बंडल्स को हम क्या करते हैं, स्टेगनेंट रुके हुए पानी में सिंक करके डुबा के कुछ दिन तक रख देते हैं। जब उसकी गमी स्किन सड़ के निकलने लग जाती है और फाइबर उसमें से सेपरेट हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। द फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेटेड जूट बाय हैंड विथ जर्क्स और पुल्स। तो जर्क मतलब उसको हिला के, खूब हिला के उन फाइबर्स को हम क्या करते हैं, फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं रेटेड जूट से बाय हैंड की हेल्प से। तो यही था आपका जूट निकालने का प्रोसेस। फ्लावरिंग स्टेज के दौरान कट किया जाता है, उन प्लांट को डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रुप कर दिया जाता है। फिर उनको कुछ दिनों तक, फिर जब बहुत सारी लीव्स ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, गिरने लगते हैं, तो उन प्लांट को स्मॉल बंडल में, छोटे बंडल में टाई अप कर दिया जाता है। फिर उन बंडल को स्टेगनेंट गर्म मतलब रुके हुए पानी में उनको छोड़ दिया जाता है, कुछ दिन के लिए सड़ा दिया जाता है। फिर उनमें से फाइबर सेपरेट कर लिए जाते हैं विद जर्क्स एंड पुल्स। ओके, नेक्स्ट इज़ योर यूजेस ऑफ जूट। तो जूट के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, तब मैंने बताया था कि जूट जो होता है कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर होता है, और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं मेकिंग गनी बैग्स, पोटैटो सैक्स एंड कारपेट्स, कर्टेंस, कोर्स क्लोथ्स, रोप्स एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। दीज डेज फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स। तो जूट के फैब्रिक बनाने के लिए भी फाइन क्वालिटी ऑफ जूट का यूज़ किया जाता है। प्रिमिटिव मैन एंड वुमेन हैड नो आइडिया अबाउट क्लोथ्स। तो मतलब पहले के जो लोग होते थे, जो मैन और वुमेन होते थे, उनको क्लोथ्स का कोई आइडिया नहीं था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग और कॉटन और जूट के, मतलब वो कैसे बनता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।